गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको +1 का जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो है फाइनल अकाउंट। +1 के अकाउंट में जो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बड़ा लेसन है वो है आपका फाइनल अकाउंट। अकेले फाइनल अकाउंट को पढ़ाई करके आप जो है पास मार्क्स ले सकते हैं, इतने ज़्यादा इसकी वेटेज है पूरे सब्जेक्ट में। प्यारे बच्चों, हमारी जो जर्नी शुरू होती है अकाउंटेंसी की वो होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। आपको पता है कि व्यवसाय में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है जिनको कि पैसों में मापा जा सकता है उनको हम जर्नल में लिखते हैं। जर्नल में ट्रांजैक्शन लिखने के बाद उनकी हम वर्गीकरण करते हैं और वर्गीकरण के लिए हमारे पास होता है लेजर। लेजर में वर्गीकरण करने के बाद हम उनके बैलेंस निकालते हैं और वो जो बैलेंस होते हैं, किसी खाते का बैलेंस डेबिट होता है, किसी खाते का बैलेंस क्रेडिट होता है और हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जो अगली सीढ़ी है, जो अगला स्टेप है, वो है हमारा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट हम इसलिए भी बोलते हैं फाइनल अकाउंट को क्योंकि लेखांकन का जो जितनी जो लेखांकन की पूरी प्रक्रिया है वो फाइनल अकाउंट के पास आके जो है खत्म हो जाती है। एक वित्तीय वर्ष में जितने भी हमने लेन देनों का लेखा जोखा किया होता है वो अंतिम खातों के साथ हम उनको बुक्स ऑफ अकाउंट की होती है, हम उनको क्लोज करते हैं और हमारे जो फाइनल अकाउंट है उसके बाद हम अगले वित्त वर्ष में नए सिरे से वही प्रोसेस दोबारा शुरू करते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हमें ये सीखना है, ये हमने समझना है कि फाइनल अकाउंट होते क्या है। लेखांकन का एक प्रमुख जो उद्देश्य है वो होता है कि हमने जो भी हमने लेन देन किए हैं, जो भी हमने ट्रांजैक्शन की है उसका परिणाम क्या है और हमारी वित्तीय स्थिति कैसी है। परिणाम से अभिप्राय है कि हमें व्यवसाय में लाभ हो रहा है या अथवा हानि हो रही है और हमारे जो संपत्तियां हैं और दायित्व है उसकी क्या स्थिति है। क्या हम लाभ कमा रहे हैं या हमें हानि हो रही है, हमारी संपत्तियां जो है वो इंक्रीज हो रही है और साथ में हमारी जो लायबिलिटीज है क्या वो उसके अनुसार इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। जो भी है जिसको हम बोलते हैं पोजीशन, हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जाननी होती है। तो लेखांकन का ये एक जो है सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके लिए हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। अंतिम खातों से हमारा क्या अभिप्राय होता है, वर्ष के अंत में जो खाते जो हैं लाभ हानि की स्थिति जानने के लिए और व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जानने के लिए जो विवरण बनाया जाता है उसे हम अंतिम खाते कहते हैं। फाइनल अकाउंट को ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, वित्तीय विवरण भी बोलते हैं। हमारे जो फाइनल अकाउंट होते हैं क्योंकि वह अंतिम रूप से बनाए जाते हैं और उसके बाद हमारी लेखांकन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है एक वर्ष के लिए, इसीलिए इसको अंतिम खाते बोलते हैं। फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों एक ही चीजें हैं, ये दोनों चीजें जो है अलग अलग नहीं है। इसका मीनिंग समझने के बाद देखिए, फाइनल अकाउंट में फाइनल अकाउंट हमारे मीनिंग मैंने आपको बता दिया। इसके बाद फाइनल अकाउंट में देखिए क्या है। फाइनल अकाउंट में हम शामिल करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट क्या है हमारा, जिससे हमें सकल लाभ की जानकारी प्राप्त होती है, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। व्यापारिक खाता, व्यापारिक खाता वह खाता है जिससे हमें सकल लाभ की जानकारी प्राप्त होती है।
उसके बाद आपका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लाभ हानि खाता वह खाता है जिससे हमें शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि की जानकारी प्राप्त होती है। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका जो है दोनों एक ही है। इसकी जो हेडिंग भी होती है वो हम कॉमन ही लिखते हैं। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये हमें एक निश्चित अवधि के दौरान किए गए व्यावसायिक लेन देनों का परिणाम बताते हैं। एक निश्चित अवधि और ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पीरियड। और इसके बाद है बैलेंस शीट, स्थिति विवरण जिसको बोलते हैं। तो बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, एक विवरण है। विवरण किसका है बैलेंस शीट? बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज विच रिवील्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्थिति विवरण जो है वह संपत्तियों और दायित्वों का विवरण है जो हमें एक निश्चित तिथि को व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्रदान करता है। दोनों में डिफरेंस है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वह हमें शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की जानकारी देता है, लेकिन एक निश्चित अवधि के लिए, बिटवीन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जो बैलेंस शीट है वो एक निश्चित तिथि को बनाई जाती है, एक पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है, और ये उसी डेट को व्यवसाय की वित्तीय स्थिति दर्शाती है। पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि हमारी जो संपत्तियां होती है, वो जो दायित्व होते हैं, वो एक दिन में उनकी क्या वैल्यू है, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति एक दिन में क्या है, वो हमें बैलेंस शीट बताती है। ये पूरे वर्ष की स्थिति को नहीं बताती, क्योंकि जो संपत्तियां होती हैं जैसे कैश है, बैंक बैलेंस है या अदर एसेट्स है, उनकी वैल्यू बाकी दिनों में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। ये दोनों में डिफरेंस आता है थोड़ा सा। तो बैलेंस शीट क्या है? खाता नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन। इसके बाद क्या है? फाइनल अकाउंट का मीनिंग समझने के बाद हम हमारा जो अगला है हमने समझना है वो है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनल अकाउंट। अंतिम खातों के उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो हमारे अंतिम खाते बनते हैं, इनका जो सबसे पहला उद्देश्य है वो है टू नो द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस। प्रत्येक व्यवसायी जब भी व्यवसाय करता है तो वो एक निश्चित अवधि के बाद ये जानना चाहता है कि उसे लाभ हो रहा है या हानि। बिना अंतिम खाते बनाए हमें ये जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है कि हमें लाभ हो रहा है या हमें हानि हुई है। लाभ हानि की जानकारी के लिए हमें लाभ हानि खाता बनाने की आवश्यकता होती है, और लाभ हानि खाता हम अंतिम खातों में ही बना सकते हैं। तो अंतिम खाते बनाने का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है
वह है व्यवसाय के परिणामों को जानना। इसके बाद अगला उद्देश्य देखिए क्या है। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करना। प्रत्येक व्यवसायी अपने व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी हासिल करना चाहता है। वो ये जानना चाहता है कि उसकी जो दायित्व है और जो संपत्तियां हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या उसकी संपत्तियां बढ़ रही है या उसके जो दायित्व है वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये जानकारी हासिल करने के लिए उसे बैलेंस शीट बनाने की आवश्यकता होती है। और बैलेंस शीट जो है अंतिम खाते का हिस्सा है, अंतिम खाते में ही बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी हासिल करने के लिए हमें अंतिम खाते बनाने की आवश्यकता होती है। इसके बाद तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है हमारा फाइनल अकाउंट का वो है टू गेट लोन फ्रॉम बैंक। व्यवसाय में हमेशा वित्त की आवश्यकता रहती है। बिजनेसमैन के पास अपना इतना पैसा नहीं होता है कि वो इन्वेस्ट कर सके, उसके लिए उसे लोन की आवश्यकता रहती है। बैंक हमें वित्त देने से पहले हमारी वित्तीय स्थिति की जानकारी का आकलन करता है कि हमारी वित्तीय स्थिति कैसी है, हमारे पास कितनी संपत्तियां हैं, कितने हमारे पास दायित्व देने को है। तो जो संपत्तियां और दायित्व हैं इसकी जानकारी केवल बैलेंस शीट से मिलती है। बैंक से लोन लेने के लिए भी हमें बैलेंस शीट बनाने की आवश्यकता होती है और बैलेंस शीट हम जो है अंतिम खाते में बनाते हैं। इसलिए अंतिम खाते का एक उद्देश्य बैंक से लोन लेने का भी होता है। इसके बाद टू असेस इनकम टैक्स। प्रत्येक व्यवसायी को अपनी आय पर आयकर का भुगतान करना होता है। आयकर का भुगतान करने से पहले हमें अपनी आय की जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है कि हमारी इनकम कितनी है, हाउ मच वी आर अर्निंग, हाउ मच इज देयर नेट प्रॉफिट। तो आय या शुद्ध लाभ की जानकारी हासिल करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की आवश्यकता होती है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है अंतिम खाते का हिस्सा है। जब हम अंतिम खाते बनाते हैं तो ही जो है हमें अपनी आय का पता चलता है और उस आय के ऊपर हम आयकर का भुगतान कर सकते हैं। तो आयकर जानने के लिए भी कि हमें कितना आयकर चुकाना है हमें अंतिम खाते बनाने की आवश्यकता रहती है। तो इतना ही काफी है बच्चों कि अंतिम खाते के उद्देश्य क्या है। तो हमने अभी तक पढ़ लिया कि फाइनल अकाउंट क्या होते हैं, मीनिंग। उसके बाद फाइनल अकाउंट में जो हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनल अकाउंट, अंतिम खातों के उद्देश्य। अब हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज।
प्यारे बच्चों, जो अंतिम खाते में हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें हम जो संपत्तियां और दायित्व होते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते हैं। उनको लिखने का एक सीक्वेंस है, उनको लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका है। उनको अपनी इच्छा के अनुसार नहीं लिखा जाता है, क्योंकि हमारे जो अंतिम खाते होते हैं वो जो सूचनाएं प्रदान करते हैं उन सूचनाओं में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। जो अंतिम खाते हमारे होते हैं उसके द्वारा जो सूचनाएं दी जाती है उन सूचनाओं में बहुत सारे पक्ष जो है इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे कर्मचारी है, कर्मचारी अपने लेवल पे इंटरेस्टेड होते हैं, गवर्नमेंट अपने हिसाब से इंटरेस्टेड होती है, बैंक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इन्वेस्टर्स होते हैं, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, मतलब डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट ग्रुप्स है जिनका अपना अपना इंटरेस्ट होता है और वो फाइनल अकाउंट के द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं में अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टेड होते हैं। तो अंतिम खातों में जो सूचनाएं प्रदान की जाती है उनको उनका एक सीक्वेंस है, एक तरीका है। तो बैलेंस शीट में हम जो संपत्तियां और दायित्व होते हैं उनको आपने किस क्रम से लिखना है उसको बोलते हैं मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये जो अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है ये दो तरह से होता है। जो आपका पहला है वो है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि किसी संपत्ति को आप कितनी सुगमता से या कितनी शीघ्रता से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ एक संपत्तियां होती हैं, इसीलिए जो कैश है वो सबसे ज्यादा लिक्विड माना गया है, क्योंकि उससे ज्यादा लिक्विड कुछ भी नहीं, उससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर। कैश के बाद नेक्स्ट जो है बैंक होता है, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो पहला आपका ऑर्डर रहता है, सीक्वेंसिंग रहती है, वो है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, तरलता के आधार पर। अगर हमने तरलता के आधार पर बैलेंस शीट बनानी होती है तो सबसे ज्यादा लिक्विड जो एसेट होता है उसको हम सबसे पहले दिखाते हैं और सबसे लीस्ट जो लिक्विड एसेट होगा उसको हम सबसे लास्ट में दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल कैश आपका मोस्ट लिक्विड एसेट है तो सबसे पहले हम कैश को दिखाएंगे एसेट साइड में, उसके बाद बैंक दिखाते हैं, बिल रिसीवेबल दिखाते हैं, फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, डेटर्स है, इसी हिसाब से सो हम चलेंगे। और जो सबसे लीस्ट जो लिक्विड एसेट होता है वो गुडविल होती है, उसको हम सबसे बाद में दिखाते हैं। ये है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ये जो लिक्विडिटी का ऑर्डर होता है ये सोल ट्रेडर के द्वारा या बैंकिंग जो आपका बिजनेस होता है उनके द्वारा बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी ही बनाई जाती है। दूसरा जो तरीका है इसका वो है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। स्थिरता के आधार पर परमानेंस, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस मतलब जो मोस्ट स्टेबल एसेट है उसको हम सबसे पहले दिखाएंगे और जो सबसे ज्यादा लिक्विड होगा उसको हम सबसे लास्ट में दिखाएंगे। ये दोनों जो अरेंजमेंट है ये दोनों अरेंजमेंट आपस में ऑपोजिट है, क्योंकि लिक्विडिटी में मोस्ट लिक्विड को सबसे पहले दिखाते हैं और लीस्ट लिक्विड को सबसे बाद में दिखाते हैं। और जो इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस है इसमें हम जो सबसे ज्यादा स्थिर संपत्ति होती है उसको हम सबसे पहले दिखाते हैं और जो सबसे ज्यादा अस्थिर संपत्ति होती है उसको हम सबसे बाद में दिखाते हैं। कैश आपका जो है वो सबसे अस्थिर होता है। अभी आपके पास अमाउंट कितना है, कल के लिए वो अमाउंट आपका चेंज हो सकता है।
इसलिए कैश सबसे अस्थिर जो संपत्ति है उसको हम सबसे बाद में दिखाते हैं, और गुडविल जो है सबसे स्थिर संपत्ति है, उसको हम सबसे पहले दिखाते हैं। पार्टनरशिप फर्म और सोल ट्रेडर की जो बैलेंस शीट है वो इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस भी बनाई जा सकती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सी कंपनी या किस ने जो है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस बनानी है बैलेंस शीट या इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बनानी है, चॉइस होती है। लेकिन कहने का अभिप्राय ये है कि बैलेंस शीट बनाने का एक तरीका होता है, या तो आप इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बनाएंगे या इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस बनाएंगे। इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी जो ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सोल ट्रेडर और बैंकिंग व्यवसाय में ज़्यादातर उसको फॉलो किया जाता है। अब मैं आपको एक बैलेंस शीट बना के बताता हूँ, वो होगी इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। अगर आपने लिक्विडिटी ऑर्डर को चुनना है तो आप बैलेंस शीट कैसे बनाओगे? इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी जब आप बनाएंगे तो एसेट साइड में हम उस संपत्ति को सबसे पहले दिखाएंगे जो मोस्ट लिक्विड होती है, वो आपका होता है कैश। कैश के बाद आपका अगली जो संपत्ति जो सबसे लिक्विड होती है वो होती है बैंक। बैंक बैलेंस के बाद बिल रिसीवेबल, उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद आपके डेटर्स है, उसके बाद आपके स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, देखिए कैश, बैंक बैलेंस, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसके बाद आपके दूसरे एसेट शुरू हो जाते हैं, उसमें है फर्नीचर, फर्नीचर के बाद आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बाद आपकी मशीनरी है, मशीनरी के बाद लैंड है, और लैंड के बाद आपकी
गुडविल है। कहने का मतलब है जो संपत्ति आपकी सबसे जल्दी बिक सकती है वो आप उसको आप सबसे पहले लिखेंगे, और जो संपत्ति सबसे ज्यादा स्थिर है उसको आप सबसे बाद में लिखोगे। इसी तरह से आपका जो लायबिलिटी साइड है उसमें भी वही तरीका रहता है। जिस लायबिलिटी की पेमेंट जो है आपने सबसे पहले देनी हो, जिस लायबिलिटी की पेमेंट आपने सबसे पहले आपको पे करनी पड़ सकती है उसको आप सबसे पहले लिखेंगे, और बाकी जो लायबिलिटीज है उनको आप उसी ऑर्डर में बाद में लिखोगे। जैसे सबसे जो आपका जल्दी पेमेंट करनी होती है वो आपका होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद आपके पास आते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल के बाद आपके आते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद आपके आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद आपका बैंक लोन। बैंक लोन के बाद अदर लोन्स। कोई लॉन्ग टर्म लोन जो आपके पास, उसके बाद वो आते हैं लॉन्ग टर्म लोन। और सबसे लास्ट में क्या आएगा यहाँ पर, कैपिटल। जब हम इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बनाते हैं तो हम एसेट्स और लायबिलिटीज को इस प्रकार शो करते हैं, और ये जो अरेंजमेंट करने का तरीका होता है संपत्तियों और दायित्वों को, इसी को हम बोलते हैं मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो प्यारे बच्चों, अगर हमने इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बनानी हो तो ये मैंने आपको एक परफॉर्मा बैलेंस शीट बना दी है। इसी को अगर आपने इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस बनाना हो तो ये आपकी बैलेंस शीट रिवर्स हो जाएगी। जो हमने सबसे बाद में लिखा है इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, और जो हमने सबसे पहले लिखा है इसको हम सबसे बाद में लिखेंगे। और इधर लायबिलिटी में जिसको हमने सबसे पहले लिखा है इसको सबसे बाद में लिखेंगे, और जिसको सबसे बाद में लिखा है इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो ये दो तरीके होते हैं बैलेंस शीट में। ये दो तरीके होते हैं आपको बैलेंस शीट बनाने के। अब हम प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल की ओर जाएंगे। आपका जो फाइनल अकाउंट बनता है उसमें हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। अब हम कोशिश करेंगे, सीखेंगे कि हम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे। प्यारे बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है हम
दोनों जो है ये खाते हैं ये नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट में आपको पता है कि क्या तरीका चलता है, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आते हैं और जो क्रेडिट साइड होती है उसमें हमारी इनकम आती है। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने से पहले इसकी एक मैं आपको ट्रिक बता दूं कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम याद करनी होती है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपने क्या क्या लेना है वो आप याद कर दीजिएगा, क्योंकि जो अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। और बैलेंस शीट में तो केवल एसेट्स और लाइबिलिटीज ही जाते हैं, वहां आपके नॉमिनल अकाउंट नहीं जाते। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट किसको बोलते हैं? जिस खाते से हमें सकल लाभ और सकल हानि की जानकारी प्राप्त होती है उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। फाइनल अकाउंट जो है बेसिकली बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और इजी टॉपिक भी है। फाइनल अकाउंट जो आपने बनाने होते हैं, फाइनल अकाउंट बनाने से पहले ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। लेजर अकाउंट जो आपके होते हैं उनको क्लोज किया जाता है। जितने भी लेजर अकाउंट में खाते हैं उन सब के बैलेंस निकाले जाते हैं। किसी का डेबिट बैलेंस होगा, किसी का क्रेडिट बैलेंस होगा। जितने भी खातों के बैलेंस होंगे उनसे हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। कहने का अभिप्राय है कि आपके पास फाइनल अकाउंट के लिए ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होगा और उस ट्रायल बैलेंस से हमने अंतिम खाते बनाने होते हैं। अब ट्रायल बैलेंस के में जो खाते दिए होते हैं वो तीन प्रकार के खाते दिए हुए होंगे। कोई नॉमिनल अकाउंट होगा, कोई पर्सनल अकाउंट होगा और कोई रियल अकाउंट होगा। ट्रायल बैलेंस में जितने भी आपको खाते दिए हुए हैं उनमें से जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, और जो आपके पर्सनल और रियल अकाउंट है वो आपके बैलेंस शीट में जाते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपने कि केवल नॉमिनल अकाउंट जो है वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, और जो पर्सनल और रियल अकाउंट है वो आपके बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे। अब जो नॉमिनल अकाउंट है उनमें से कुछ नॉमिनल अकाउंट को हमने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है और कुछ खातों को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है। ट्रेडिंग एंड लॉस जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाते हैं, ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वाले होते हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। फिर भी कई बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इस लेवल पे नहीं पता चलता है कि कौन सा खर्चा डायरेक्ट है, कौन सा खर्चा इनडायरेक्ट है। तो मैं आपको अभी ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा बना के बताऊंगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा भी बनाऊंगा। कुछ आपको यहाँ से समझ आएगा और कुछ आपको मैं ट्रिक्स बीच बीच में बताऊंगा कि कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि ट्रेडिंग अकाउंट आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल करते हैं, आपको नया नया खर्चा कोई मिलता है जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम को याद कर लीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में आपने क्या क्या लेना है। आपने ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम अगर याद कर ली तो जो बाकी बचते हैं नॉमिनल अकाउंट वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेने हैं। बाकी जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आता जाता है। आपको चाहिए कि आप एक बुक में ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा बनाएं और उसको ओपन रखें पेज में, पूरे पेज में। इसी तरह से
P&L अकाउंट के लिए भी एक पेज में आप बनाइए परफॉर्मा और उसको खुला रखिए, उसको बंद नहीं करना है। ट्रेडिंग अकाउंट के जैसी जैसी आपको न्यूमेरिकल के हिसाब से आइटम मिलती जाएगी, आप वहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में उसको लिखते जाइए। अगर आपने 10-15 न्यूमेरिकल कर दिए तो आपको बहुत सारी आइटम, बहुत सारे खर्चे मिल जाएंगे जो ट्रेडिंग अकाउंट में शो होंगे। आप उनकी एक लिस्ट बना दीजिए, उस जो भी आपने परफॉर्मा बनाया है उसमें आप ऐड करते रहिए ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो आइटम आपको अलग अलग न्यूमेरिकल में एग्जाम्पल में मिलती है, उसको आप उस परफॉर्मा में ऐड करते रहिए। याद आपने ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम याद करनी है। जब आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में क्लियर हो गया कि कौन सा खर्चा, कौन सा खाता आपने ट्रेडिंग अकाउंट में लेना है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बैलेंस शीट बनाने में वैसे भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट जो और रियल अकाउंट जो होते हैं उनको पहचान करना ज़्यादा आसान रहता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट देखिए, जो ट्रेडिंग अकाउंट का आपका जो हेडिंग होती है वो देखिए क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेडिंग जो है कंबाइंड भी होती है, कंबाइंड भी बना सकते हैं और इसको आप अलग अलग भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कंबाइंड ही बनाना है। हेडिंग देखिए क्या लिखते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पर लिखते हैं हम, फर्म का नाम लिखते हैं ABCXYZ जो भी है, फॉर द ईयर एंडिंग। जो भी आपका साल, जैसे 31 मार्च 2020, इस तरह से इसकी डेट, इस तरह से इसकी हेडिंग लिखी जाती है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ। ऑफ के बाद मैंने डैश रखा है। डैश का मतलब है हम फर्म का नाम लिखेंगे जिसके लिए हम बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। और ये हम, हमारा साल होगा जो भी ईयर है। ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट।
मैं आपको बता रहा था कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो हेडिंग होती है वो होती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ डैश फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपकी डेट होगी वो। जैसे इसमें मैंने लिखा है 31 मार्च 2021, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो स्टार्टिंग है वो स्पेसिफिक है कि आपने शुरुआत कैसे करनी है, लेकिन उसके बाद जो एक्सपेंसेस है उसका सीक्वेंस नहीं है। उसके बाद आप एक्सपेंसेस अपनी मर्जी से पहले और बाद में ले सकते हैं। जैसे आपका ट्रेडिंग एंड जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट शुरू होता है ये यहाँ से शुरू होता है, जैसे हम करते हैं शुरू डेबिट साइड से टू ओपनिंग स्टॉक। हमेशा जब आप ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत करेंगे तो हम डेबिट साइड में इसकी शुरुआत ओपनिंग स्टॉक से करेंगे। जो कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई होगी उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद अगली जो आइटम आएगी वो है टू परचेजेस। अगर परचेजेस में से कोई रिटर्न है तो उसको आपने माइनस करना है। परचेजेस का जो अमाउंट होगा उसको आप लिखोगे, अगर कोई उसमें से रिटर्न है तो उसको यही माइनस कर देना है आपने, और आगे जाके आपने अमाउंट वाले कॉलम में माइनस करके फिगर लिखनी है। इसके बाद हम लेंगे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मैं ये कहना चाहता था आपसे कि जो इसकी शुरुआत है वो हमेशा इसी से होगी, टू ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद अगली आइटम टू परचेजेस माइनस रिटर्न। उसके बाद हम जो खर्चे लेंगे वो हमारे पहले और बाद में आ सकते हैं, उसका कोई सीक्वेंस नहीं है। इसके बाद आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो खर्चे आते हैं, जो मेन खर्चे आते हैं, मैं वो यहाँ लिख रहा हूं। तो सबसे पहले हम लेते हैं टू वेजेस। ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चे लेने का जो लॉजिक है वो हमेशा है कि हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब जिसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर सकते हैं, जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं। तो सब जो वेजेस होती है वो हमारी हमेशा डायरेक्ट कॉस्ट होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। वेजेस को हम हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में ही लेंगे। वेजेस के बाद है कैरेज। कैरेज में आपने ध्यान क्या देना है, अगर सिंपल लिखा हुआ है कैरेज तो भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में लोगे। अगर लिखा हुआ है कैरेज इन वर्ल्ड, कैरेज इन भी लिखा होता है या इन वर्ल्ड लिखा होता है तो भी आपने ट्रेडिंग अकाउंट में लेना है। लेकिन अगर कैरेज आउटवर्ड लिखा हुआ है तो आपने उसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेना है। तो क्या बताया आपको कि जो कैरेज है इसमें आपको तीन तरह से होगा, या तो सिंपल लिखा होगा ओनली कैरेज, अगर ओनली कैरेज लिखा हुआ है तो आपने उसको ट्रेडिंग में लेना है। अगर कैरेज इन वर्ड लिखा हुआ है, कैरेज इन लिखा हुआ है तो भी आपने ट्रेडिंग में लेना है। लेकिन अगर कैरेज आउट लिखा हुआ है या कैरेज आउटवर्ड लिखा हुआ है तो आपने उसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेना है। असल में जो कैरेज होता है, जो भाड़ा होता है, वो इन अगर हम माल को लाने के लिए या वस्तुओं को लाने के लिए कोई भी खर्चा कर रहे होते हैं वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। लेकिन कैरेज आउट का मतलब होता है आपने सेल्स की और सेल्स के ऊपर खर्चा किया, तो जो सेल्स से रिलेटेड खर्चे होते हैं उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में
नहीं लेते हैं, इसलिए कैरेज आउट वर्ड को हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेंगे। इसके बाद है फ्रेट। फ्रेट भी यही होगा। रेट जो होता है ये भी भाड़ा होता है, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे। अगर फ्रेट इनवर्ड लिखा हुआ है तो वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे, लेकिन अगर आउट लिखा हुआ है तो हम इसको यहां पर ट्रेडिंग में नहीं लेंगे। फ्रेट के बाद है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होंगे उसको हम हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे। इसके बाद है टू सोल पावर गैस। कोल पावर एंड गैस, ये जो कोल पावर एंड गैस का खर्चा होता है ये भी हमारा डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इसलिए हम इसको हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे। इसके बाद फैक्ट्री लाइटिंग। फैक्ट्री की जो लाइटिंग है वो भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे। यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, किसी भी खर्चे के साथ अगर फैक्ट्री वर्ड लिखा हुआ हो तो हमेशा उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे। किसी भी खर्चे के साथ यदि फैक्ट्री वर्ड जुड़ा हुआ हो तो हम उसको हमेशा ही ट्रेडिंग अकाउंट में ही लेंगे। और अगर किसी खर्चे के साथ ऑफिस वर्ड लिखा हुआ हो तो ऑफिस का खर्चा हमेशा हम जो है P&L अकाउंट में लेंगे, उसको हम कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेंगे। इसके बाद फैक्ट्री लाइटिंग के बाद है इंपोर्ट ड्यूटी। टू इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी वस्तुओं को आयात करने में लगती है। हमेशा वस्तुओं को लाने के लिए, वस्तुओं को बनाने के लिए, माल को लाने के लिए या उसको बनाने के लिए जो भी खर्चा होगा वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है और हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं। तो इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो आयात करने के ऊपर लगती है, मतलब हम बाहर से दूसरे देश से वस्तुओं को मंगाते हैं या रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी को जो है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। इसके बाद है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी भी फॉरेन ट्रेड में पे की जाती है और इसको भी हम हमेशा जो है ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। इसके बाद है रॉयल्टी। रॉयल्टी एक प्रकार का किराया होता है। ये रॉयल्टी जो है गाना गाने वाले को या किताब लिखने वाले को या जो आपकी खाने वगैरह होती है उसके जो मालिक होते हैं उनको पे करनी होती है। मतलब आप कोई
बुक पब्लिश करते हैं तो जो बुक का राइटर होता है वो उसको आप जो फीस देंगे उसको रॉयल्टी बोलते हैं। या कोई आप गाना रिप्रोड्यूस करते हैं, रिकॉर्ड करते हो और रिकॉर्ड करके बेचते हो, तो जिस व्यक्ति के पास उस गाने के राइट्स है उसको आपको पेमेंट करनी पड़ेगी आपको रिकॉर्ड करने के लिए और बेचने के लिए। तो वो जो पेमेंट की जाती है उसको रॉयल्टी बोलते हैं। तो आप इस तरह का अगर आपका प्रोडक्शन से ये जो रॉयल्टी होती है ये भी प्रोडक्शन का ही खर्चा है। जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ का उत्पादन करोगे उतना ज़्यादा आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। असल में ये डायरेक्ट खर्चा है, इसलिए जो रॉयल्टी का खर्चा होता है ये भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं। इसके बाद है डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस क्या होते हैं? बंदरगाह को डॉक बोलते हैं। जब हम इंपोर्ट ट्रेड करते हैं, जब हम वस्तुओं को आयात करते हैं तो हमें वहाँ बंदरगाह में वो वस्तुएं रखनी पड़ती है और हमें उसकी फीस पे करनी पड़ती है, उसको हम डॉक चार्जेस बोलते हैं। तो ये भी इनपुट कॉस्ट होता है हमारा, इसलिए डॉक चार्जेस को भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं। डॉक चार्जेस के बाद फैक्ट्री रेंट एंड रेट। कभी भी किसी भी खर्चे के साथ मैंने आपको बताया कि अगर फैक्ट्री शब्द लगा हुआ है तो हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे। तो फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री रेट्स है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है, फैक्ट्री का जो भी खर्चा होगा, फैक्ट्री रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, ये सारे खर्चे जो है हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बच्चों बोला कि आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा बनाना है उसमें एक पेज पे आप ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा बनाइए। जो जो आइटम आपके परफॉर्मा की दी हुई है, जो मैंने आपको बताई है या आपके पास जो बुक है उसमें जो आपको परफॉर्मा ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है उसकी सारी आइटमें लिखिए। उसके बावजूद जब आप न्यूमेरिकल करते हो उसमें आपको कोई नया खर्चा मिलता है और आपको पता चलता है कि इस खर्चे को हमने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है, तो आप उस परफॉर्मा में उस आइटम को भी ऐड कर दीजिए। इस तरह से आपके पास काफ़ी सारे जो खर्चे होते हैं उनकी एक लिस्ट मिल जाएगी, आइटम की लिस्ट मिल जाएगी, जो जो आइटम आपने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखानी है और बाद में आपको एग्जाम में उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मेन जो आइटम आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। इसके बाद हम देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है। तो ये आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड है, उसमें देखिए हम क्या क्या दिखाएंगे। इसकी भी जो शुरुआत होती है उसका एक सीक्वेंस है और इसमें ज्यादा आइटम आती नहीं है क्रेडिट साइड में। देखिए हम सबसे पहले क्रेडिट साइड में लेते हैं बाय सेल्स। सेल्स आपकी डायरेक्ट इनकम होती है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को और डायरेक्ट इनकम को दिखाते हैं बाय सेल्स। लेकिन अगर इसमें से कोई रिटर्न ना हो तो उसको यही माइनस करना है। पहले आप बाय सेल्स का अमाउंट अंदर वाले खाते में अंदर वाले खाने में लेंगे और अगर उसमें से कोई सेल्स रिटर्न है उसको हम माइनस करेंगे और नेट सेल जो आपकी होगी उसको हम अमाउंट में दिखाएंगे। सेल्स के बाद हम अगली आइटम लेंगे यहाँ पर बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास ट्रायल बैलेंस के बाहर जब दिया हुआ होगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। वैसे तो अभी एडजस्टमेंट हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक आमतौर पर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है
तो हम यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में उसको दिखाएंगे। लेकिन यदि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अंदर ही दिया हुआ है तो यहाँ पर ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाया जाएगा। उस स्थिति में केवल सेल्स वाली आइटम ही आपकी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी। ये डेबिट और क्रेडिट की साइड लाइन में देखने के बाद देख लीजिए, इसकी शुरुआत ओपनिंग स्टॉक से, फिर परचेजेस, उसके बाद सारे खर्चे, और जो क्रेडिट साइड है उसकी शुरुआत सेल से, सेल्स में से रिटर्न माइनस करना है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका जो है ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, अगर अंदर दिया हुआ है तो ये यहाँ पर नहीं दिखाना है। ये सारी आइटमें लिखने के बाद आपने इसका बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए हम ये करते हैं कि जो वाली साइड बड़ी हो उसका अमाउंट हम पहले लिखेंगे। अगर आपकी क्रेडिट साइड, इनकम साइड का टोटल ज्यादा है तो वो टोटल हम यहाँ लिख देंगे। जो भी आपका क्रेडिट साइड का टोटल आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिखने के बाद उसके बिल्कुल सामने हम यहाँ पर वो टोटल लिख देंगे। और यहाँ हमारे पास क्योंकि ये वाली साइड कम है, ये वाली साइड ज्यादा है, हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट हम वो फिगर यहाँ हम लिखेंगे ताकि इस साइड का जो टोटल है वो इसके बराबर आपके पास। ट्रेडिंग अकाउंट का जो मीनिंग है उसमें भी यही बताया जाता, आपको बोला गया है कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा अभिप्राय उस खाते से है जिससे हमें सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट की जानकारी हासिल होती है। ग्रॉस, अगर ये वाली साइड बड़ी होगी, मतलब डेबिट साइड है तो खर्चे वाली साइड, अगर ये वाली साइड बड़ी होगी तो हम पहले टोटल यहाँ लिखेंगे, वही टोटल हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगा तो बैलेंसिंग फिगर में हम यहाँ लिखेंगे ग्रॉस लॉस, क्योंकि खर्चा जो डेबिट साइड है वो बड़ी होगी तो इधर को हमारा आएगा लॉस, और अगर हमारी इनकम ज्यादा होगी तो इधर हमारा आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको बताते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं। आमतौर पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इकट्ठा बनाया जाता है, लेकिन सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म के जो फाइनल अकाउंट होते हैं उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है कि आपने इसको इकट्ठा ही बनाना है। आप जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसको अलग बना सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अलग बना सकते हैं, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है उसमें ये हमेशा इकट्ठा ही बनता है। अब जब हमने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इकट्ठा बनाना है तो देखिए क्या होता है। ये आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो ये हमारा यहाँ चला जाता है, हम यहाँ लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और यदि ग्रॉस लॉस होता है तो वो यहाँ चला जाता है, तब यहाँ शुरुआत होती है टू ग्रॉस लॉस। क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपको प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा, तो वो हमारा अगला जो हिस्सा है ये यहाँ तक आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ से नीचे आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो डेबिट साइड से यहाँ क्रेडिट में जाएगा और हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट का यहाँ जो आपने लिखा था बाय ग्रॉस लॉस, ये आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और हम इसको लिखेंगे डेबिट साइड में
टू ग्रॉस लॉस, जहां से इसकी शुरुआत होती है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने कौन कौन से खर्चे लेंगे। इसकी शुरुआत नीचे होती है, तो डेबिट साइड में देखिए। अब आपको यहाँ पर स्वतंत्रता रहती है कि आप जो खर्चे आपने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिए हैं वो सारे खर्चे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेने होते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे लेने का कोई सीक्वेंस नहीं होता है। जैसे जैसे आपके ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं खर्चे, आप वैसे वैसे उनको ले सकते हैं। इनका कोई मतलब ऑर्डर नहीं है कि पहले कौन सा खर्चा लेना है बाद में कौन सा खर्चा लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए हम सबसे पहले ले लेते हैं टू सैलरी। सैलरी जो होती है वेतन होता है, वेतन ऑफिस में जो काम कर रहे लोग होते हैं उनको दिया जाता है। और मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमेशा ऑफिस का खर्चा आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा फैक्ट्री का खर्चा आता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमेशा ही ऑफिस का खर्चा आता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि कई बार न्यूमेरिकल में दिया होता है सैलरीज, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना है। लेकिन अगर इस तरह से दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरीज, ये ध्यान देने वाली बात है, अगर वेजेस एंड सैलरीज कंबाइंड दिया हुआ है तो आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लोगे। लेकिन अगर सैलरीज एंड वेजेस दिया हुआ है तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोगे। मैं आपको दोबारा बताता हूं, अगर सिंपल सैलरी बोला हुआ है तो आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना है। अगर सैलरीज एंड वेजेस बोला है तो आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना है। लेकिन अगर वेजेस एंड सैलरीज बोला गया है तो आपने उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लेना है। हालांकि सैलरीज ऑफिस का खर्चा होता है, लेकिन अगर सैलरीज से पहले वेजेस लिखा हुआ है, वेजेस एंड सैलरीज, तो आपने उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लेना है, फिर आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लेना है। इसके बाद सैलरीज के बाद आपका आएगा टू कैरेज आउट। अगर सिंपल कैरेज लिखा हुआ है तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में लेना है, लेकिन अगर कैरेज आउटवर्ड लिखा हुआ है तो आपने उसको इसमें लेना है, पी एंड एल अकाउंट में लेना है। इसके बाद कैरेज के बाद टू रेंट। अगर सिंपल रेंट लिखा हुआ है तो आपने हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना है। ऑफिस रेंट लिखा हुआ है तो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना है। लेकिन अगर फैक्ट्री वर्ड लिखा हुआ है, फैक्ट्री रेंट, तो मैंने आपको बताया कि तब आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लेना है, फिर आपने उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लेना है। इसके बाद आपका आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में भी सेम है। अगर अगर प्लेनली इंश्योरेंस लिखा गया है तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना है। ऑफिस इंश्योरेंस लिखा हुआ है तो भी आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना है। लेकिन अगर फैक्ट्री इंश्योरेंस लिखा गया है तो आपने इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लेना है। इसके बाद आपके आते हैं लीगल एक्सपेंसेस। ये जो लीगल एक्सपेंसेस होते हैं ये हमेशा आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेने हैं, ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगे। इसके बाद लिखिए आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं, हम मेन मेन खर्चे लेते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी,
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो खर्चे होते हैं ये ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमेशा आएंगे। इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस भी आपके जो है ऑफिस के खर्चे होते हैं, तो इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल के बाद पोस्टेज, पोस्टेज एक्सपेंसेस, ये भी ऑफिस में लेंगे हम इनको। इसके बाद फोन के खर्चे, टेलीफोन बिल, प्लेनली ऑफिस एक्सपेंसेस लिखा हो सकता है। एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद बैड डेट्स, बैड डेट क्या होता है? जो ऋण डूब जाता है, जब आप उधार में माल बेचते हो और वो आप वसूल नहीं पाते हो तो उसको बोलते हैं बैड डेट। ये भी आपका जो खर्चा होता है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देते हैं। उसके बाद कमीशन है, कमीशन, बैंक वगैरह का इंटरेस्ट है, ये सारे खर्चे जो है आप पी एंड एल अकाउंट में लेते हैं। डिस्काउंट है, रिपेयर का खर्चा है, डिस्काउंट है, रिपेयर है, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन के बाद ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। ये आपको ध्यान देना है कि हालांकि खर्चे का नाम जो है ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है, लेकिन इसको हम जो है ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेंगे, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपके जो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, तो व्यापार से संबंधित जो खर्चे होते हैं उनको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेते हैं, इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं। और उसके बाद है लॉस ड्यू टू फायर, ये सारे खर्चे जो है आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ इनकम भी आ सकती है। जो इनकम आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है वो आपके क्रेडिट साइड में आएगी, और इसमें देखिए क्या क्या आता है।
क्या क्या इनकम हो सकती है? देखिए, बाय डिस्काउंट, अगर आपको डिस्काउंट मिलता है कुछ तो आप यहाँ इनकम साइड में लोगे। डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है वो आपका इनकम साइड में आएगा, और जो डिस्काउंट अलाउड होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आता है। इसी तरह से बाय इंटरेस्ट, अगर आपका इंटरेस्ट के ऊपर खर्चा हुआ है तो वो डेबिट में आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट के ऊपर इनकम होती है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में आती है। इसी तरह से कमीशन है, अगर कमीशन से आपको किसी प्रकार की इनकम हुई है तो उसको हम क्रेडिट साइड में लेते हैं। अगर आपने कमीशन पे किया है तो डेबिट में आता है, लेकिन अगर आपको कमीशन मिला है तो वो आपके क्रेडिट साइड में आएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई और क्रेडिट साइड में नॉमिनल अकाउंट है कि किसी हेड में आपको इनकम हो रही है क्रेडिट साइड में, तो आप उसको भी लेंगे। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंसिंग किस तरह से की जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी हम ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही बैलेंस करेंगे। जो पक्ष बड़ा होगा उसको हम पहले लिखेंगे। अब यहाँ पर क्लोज कर देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो हम उस क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ लिख देंगे, वही टोटल हम यहाँ लिख देंगे, और लिखने के बाद हम बैलेंसिंग करेंगे। अगर ये वाली साइड बड़ी होगी तो उस टोटल को हम यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ बैलेंस निकल जाएगा, और यहाँ मैं लिखूंगा टू नेट प्रॉफिट, और यहाँ मेरा इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो हम उस डेबिट साइड का टोटल पहले करेंगे, उस टोटल को यहाँ लिखेंगे, और यहाँ लिखने के बाद उस टोटल को यहाँ लिखेंगे, और यहाँ लिखने के बाद यहाँ मैं बैलेंसिंग फिगर लिखूंगा, तो यहाँ लिखूंगा बाय नेट लॉस। और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंसिंग हो जाएगी। आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो हमें या तो शुद्ध लाभ या फिर शुद्ध हानि की जानकारी प्रदान करता है। ये जो परफॉर्मा है ये मैंने आपको बता दिया है। कुछ कुछ आइटम जो मैंने लिखी है ये आपने नोट करनी है, और बाकी मैंने आपको क्या तरीका बताया है कि इसमें ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम आपको याद कर लेनी चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या क्या लेना है, क्योंकि जो इनकम और खर्चे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेने हैं वो हमने सारे के सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेने हैं। उम्मीद करता हूं आपको कुछ समझ आया होगा। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। आपकी बुक में न्यूमेरिकल नंबर 9 दिया हुआ है, मैं इसको सॉल्व करता हूं। विदाउट एडजस्टमेंट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है फाइनल अकाउंट के पहले हिस्से में, पहले लेसन में विदाउट एडजस्टमेंट वाला न्यूमेरिकल है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ नरोत्तम ऑन 31 दिसंबर 2020। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। विदाउट एडजस्टमेंट वाला न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं।
जब भी आपने फाइनल अकाउंट का न्यूमेरिकल करना है तो इसको करने का तरीका क्या है कि आप न्यूमेरिकल को पढ़िए और प्रत्येक खाते के बारे में आपको पहले जानकारी होनी चाहिए कि इसको मैंने कहाँ शो करना है। जब आपको दिमाग में ये क्लैरिटी होगी, अगर आपको क्लैरिटी नहीं हो पा रही है तो आप जानकारी हासिल करने की कोशिश कीजिए और फिर उसको दिमाग में रखना है कि ये खाता किससे रिलेटेड है और इसको हम कहाँ शो करेंगे। इसमें देखिए ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है, डेबिट बैलेंसेस जो दिए होते हैं, जो दिए हुए हैं, उसको मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं और पहले बोलता हूं कि ये कहाँ कहाँ शो करेंगे। सबसे पहला खाता दिया हुआ है सैलरीज 475। तो सैलरी जो हमारा होता है ये ऑफिस का खर्चा होता है, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेंगे। इसके बाद दिया हुआ है रेंट 225। रेंट भी हमारा ऑफिस का खर्चा होता है, अगर फैक्ट्री शब्द ना लिखा हुआ हो तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेंगे। जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 638 रुपए के, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। इसके बाद वेजेस है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और ये ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। इसके बाद कैरेज लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया अगर सिंपल कैरेज लिखा हो तो आपने उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लेना है, अगर कैरेज आउटवर्ड लिखा हो तो आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना है। तो इस क्वेश्चन में कैरेज का अमाउंट दिया हुआ है 619 रुपए और हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। उसके बाद है डिस्काउंट 712 रुपए। तो जो डिस्काउंट होता है ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। डेबिट साइड का जो डिस्काउंट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट साइड में ही आएगा। इसके बाद दिया हुआ है डेटर्स। अब ये जो डेटर्स होते हैं ये कोई खर्चा नहीं है, ये कोई इनकम नहीं है। डेटर्स ये वो लोग हैं जिन लोगों को हमने उधार में सामान बेचा हुआ है, जिनसे हमने पैसे लेने हैं। तो डेटर्स जो होते हैं ये एसेट है। डेटर्स के बाद है मशीनरी 15,000। मशीनरी भी क्या है? एसेट है, फिक्स्ड एसेट है। बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स भी फिक्स्ड एसेट है, तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत ही ओपनिंग स्टॉक से होती है, तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। फिर परचेजेस दिया हुआ है, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। गैस एंड वाटर, गैस मैंने आपको बताया था कोल, गैस एंड पावर। गैस एंड वाटर भी जो है क्या है, ये ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे क्योंकि गैस एंड वाटर डायरेक्टली प्रोडक्शन में काम होता है इसका, इसलिए ये डायरेक्ट खर्चा है। फिर सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न को हम सेल्स में से माइनस करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखाएंगे। कैश इन हैंड दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट में आएगा। कैश एट बैंक दिया हुआ है 920 रुपए, ये भी आपका बैलेंस शीट में ही जाएगा। क्रेडिट बैलेंस देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सेल्स दी हुई है 50,090, तो जो सेल्स होती है वो आपकी कहाँ जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 6,634, इसको हम बैलेंस शीट में लेंगे। कमीशन दी हुई है क्रेडिट साइड में, तो कमीशन इनकम है और हम इसको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। बिल्स पेबल दिया हुआ है 10,980, बिल्स पेबल जो है वो लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में जाएगी। परचेजेस रिटर्न दिए हुए हैं 620 रुपए, जो परचेजेस रिटर्न होते हैं उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं। और लास्ट आइटम दी है कैपिटल, कैपिटल आपका बैलेंस शीट की आइटम है, इसको बैलेंस शीट में लेंगे। ट्रायल बैलेंस को क्लोज किया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 2020 वाज वैल्यूड एट 6,570। तो क्लोजिंग स्टॉक को जो है ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया हुआ है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को हम, मैंने आपको बताया था कि अंदर दिया हुआ हो तो आपने बैलेंस शीट में लेना है, बाहर दिया हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी लेना है। इसको हम दो जगह लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में भी लेंगे और बैलेंस शीट में भी लेंगे। बाकी इसकी जो एडजस्टमेंट है वो जब हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि एडजस्टमेंट एंट्री इसकी क्या होती है। अब हम इसमें कहने का तरीका क्या था मेरा कि सबसे पहले जो आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है फाइनल अकाउंट का, वो ट्रायल बैलेंस आप रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए।
जितने भी उसमें अकाउंट दिए हुए हैं उनको पहले पूरा रीडिंग करने के बाद आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मैंने किस अकाउंट को कहाँ शो करना है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है तुक्के में नहीं होता है, ऐसे हिट एंड ट्रायल में भी नहीं होता है। आपको क्लैरिटी चाहिए कि मैंने किस खाते को कहाँ लेना है। जब आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फाइनल अकाउंट सबसे पहले आपको विदाउट एडजस्टमेंट क्लियर होना चाहिए। जब आपको विदाउट एडजस्टमेंट न्यूमेरिकल क्लियर है उसके बाद ही हम एडजस्टमेंट को समझ पाएंगे। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये जो आपकी बुक है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। स्टार्टिंग क्या होगी हमारी, हेडिंग लिखेंगे हम सबसे पहले। थोड़ा नीचे हेडिंग देखिए क्या होगी, ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ नरोत्तम for the year ended 31 दिसंबर 2020। आपका जो फाइनल अकाउंट का परफॉर्मा होता है वो भी सही होना चाहिए। जब भी आप अकाउंट्स का काम करते हैं तो जो परफॉर्मा इसका स्पेसिफाइड है वही परफॉर्मा आपने बनाना है और वही लैंग्वेज आपने लिखनी है, तभी आपको जो है पूरे मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मे की हेडिंग देखिए क्या होती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ नरोत्तम, ऑफ करके मतलब जिसका भी बन रहा है, फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि पूरे साल के लिए बनता है तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। उसके बाद देखिए ये सिंपल है। सबसे पहले हमने अपने हिसाब से नहीं लिखना है, अपने हिसाब से हम शुरुआत नहीं करेंगे इसकी ट्रेडिंग अकाउंट की। हम इसकी शुरुआत करेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। हम ढूंढेंगे कि हमारे को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है कितनी वैल्यू है। तो आपके इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई है 2775।
2775। ओपनिंग स्टॉक के बाद हम लिखेंगे परचेजेस। हमारे पास इसमें परचेजेस दी हुई है 35,000। मैंने आपको बताया था कि परचेजेस में से आपने रिटर्न माइनस कर देनी है, तो इसमें परचेजेस रिटर्न भी दी हुई है 620। तो आप माइनस कीजिए 620 को। 620 जब हम माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 34,380। 34380। इसके बाद हमने और खर्चे लिखने हैं। हमारे को इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वेजेस। वेजेस 1015। टू वेजेस। फिगर को आपने इस तरह से लिखने की आदत डालनी है कि आप फिगर के नीचे फिगर लिख सको। यहाँ इतने सिस्टमेटिकली नहीं बन रहा है, लेकिन आपने जब भी नोटबुक में लिखना है तो फिगर के नीचे फिगर लिखनी चाहिए, ताकि आपका बाद में एडिशन माइनस जो है वो उसमें कोई गलती ना हो। वेजेस जो है 1015 है। उसके बाद देखते चलिए, कैरेज दिया हुआ है 619। कैरेज 619 है। इसके अलावा गैस एंड वाटर है दिया हुआ 5,575। 5,575। सैलरीज, रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, वेजेस, कैरेज, डिस्काउंट। इसके अलावा इसमें कोई आइटम मुझे डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट की नहीं दिखाई दे रही है, तो अब मैं चलूंगा क्रेडिट साइड की ओर। क्रेडिट साइड में सबसे पहले आता है सेल्स। बाय सेल्स। सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है 50,090। 50,090। इसमें से माइनस करेंगे हम सेल्स रिटर्न। ये दिया हुआ है 640। लेस रिटर्न 640।
49,450। सेल्स के बाद, अच्छा, अगर आप यहाँ माइनस नहीं करना चाहते हैं, जैसे परचेजेस में से रिटर्न माइनस ना करना चाहो, यहाँ माइनस ना करना चाहो, इसका एक अल्टरनेट ये भी है कि आप सेल्स रिटर्न को यहाँ शो कर दीजिए और परचेजेस रिटर्न को यहाँ शो कर दीजिए, फिर भी आपका ठीक हो है। लेकिन वैसे अगर इसको वहीं पर माइनस कर दो तो ये तरीका ज्यादा बेहतर है। इसके बाद आप देखिए कि क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको बताया ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी लेंगे 6,570। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आमतौर पर ये दो ही आइटम आती है, एक सेल्स और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। अब आप देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कि जो इसकी क्रेडिट साइड है वो बड़ी है और जो डेबिट साइड है वो छोटी है। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि जो साइड बड़ी हो उसका टोटल लिख लीजिए। इसका टोटल कितना आएगा, देखिए